हेलो माय डियर स्टूडेंट। गॉस थ्योरम की इस सीरीज में हमने लास्ट टाइम देखा था कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो हमने देखा था गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, गॉस थ्योरम बोलती है कि किसी भी सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी कि सिंपल स्टेटमेंट इसका है दैट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या देखा था दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर इनटू एंगल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू फ्लक्स। आज हम ये देखेंगे कि इस गॉस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। गॉस थ्योरम को सबसे सिंपल मेथड, इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, हमारे पास एक स्फेयर है ये, और इस स्फेयर की रेडियस हमारे पास आर दी हुई है। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। सो इस स्फेयर, इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इसकी सरफेस पे, इस स्फेयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी हमने इस पॉइंट, इसकी सरफेस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, पॉइंट पी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू, ये तो हमको आता है, ये हमने किया हुआ है इससे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, तो ये हमने किया हुआ है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अब मैं काम कर रहा हूं, इस छोटा सा एरिया, हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया, एक स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर किया हुआ है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक स्मॉल सा एरिया है डी ए है, तो पक्का यहाँ पे फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और फ्लक्स के लिए एरिया चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, इसकी वैल्यू तो इतनी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो हमको पता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पॉइंट को हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और हमने किया हुआ है एरिया वेक्टर, इस वाले एरिया की, स्मॉल एरिया की डायरेक्शन कहाँ, तो हमने किया हुआ है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। अब सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पॉइंट को यहाँ कंसिडर करता, तो उस वाली कंडीशन में एरिया वेक्टर इस तरीके से जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट ये भी ऐसे ही जाता, प्लस प्लस को रिपल करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए, ये भी सेम डायरेक्शन में होता। ठीक, इसके बाद इस छोटा सा एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, इस डी ए से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हमको पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए डी फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए एरिया, तो एरिया हमने अभी स्मॉल लिया हुआ है, तो डी ए एंड कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल बिटवीन दीज टू इज 0 डिग्री, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है। अगर हमको पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, क्योंकि हम गॉस थ्योरम क्या बोलती है, टोटल फ्लक्स, तो हमको टोटल फ्लक्स चाहिए इस सरफेस से निकलने वाला, तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, देयरफॉर टोटल फ्लक्स
total flux passing through sphere, integration d phi is equal to integration EDA. So d phi का इंटीग्रेशन इट विल बी phi इज इक्वल टू E, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे E सेम होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। जब Q सेम है, इस वाले पॉइंट के लिए भी Q सेम, इस वाले पॉइंट के लिए भी Q वही, इस वाले पॉइंट के लिए भी Q वही, तो पूरे के पूरे सरफेस के लिए Q सेम है। और ये स्फेयर है तो R भी सेम है, क्योंकि रेडियस तो स्फेयर की सेम ही होगी हर जगह से। तो इसका मतलब R सेम, Q सेम, डेफिनेटली E विल बी सेम। तो E is a constant, so E comes outside the integration, so dA. So the phi is equal to E की वैल्यू हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीए का इंटीग्रेशन। ये छोटा सा एरिया है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल एरिया स्फेयर है ये, और इस स्फेयर का टोटल एरिया वी नो दैट 4πr स्क्वायर। सो 4π and 4π are cancelled, r square and r square also cancelled, so we have phi is equal to q over epsilon naught, which is गॉस थ्योरम। सो ये एक सिंपल प्रूफ है गॉस थ्योरम का। इस गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया एक स्फेयर हैविंग ए चार्ज प्लस q at the center, the radius of the sphere is r, and first we have to find the electric field on the surface, which is equal to E is equal to 1/4πε0 q over r square। और फिर हमने स्मॉल एरिया से, ये इस एरिया को हम लोग कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, कहीं भी इसकी सरफेस पर ले सकते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है सरफेस पे कितनी है, ये अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया डी ए लिया हुआ है, डी ए एंड कॉस थीटा। हम जानते हैं थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, जो इस कंडीशन में 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आया। हमको टोटल फ्लक्स चाहिए, क्यों चाहिए हमको टोटल फ्लक्स, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमको टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, स्फेयर क्लोज सरफेस। टोटल के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करके हमको ये एक्सप्रेशन मिल चुका है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम हो गई है, और अब हम गॉस थ्योरम पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ले रहा हूँ। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक ज्योमेट्री दी हुई है, ये एक हाफ सिलेंडर हमारे पास दिया हुआ है, हाफ सिलेंडर, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, और हमसे पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री से कितना फ्लक्स पास होगा, जबकि हमने यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्यू प्लेस किया हुआ है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, और गॉस थ्योरम के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दैट सरफेस शुड बी क्लोज्ड। जबकि हम देख रहे हैं ये सरफेस क्लोज नहीं है, तो हम इस सरफेस को पहले इमेजिन करेंगे कि ये सरफेस इस तरीके से है। मान लो कि मैंने इसको ऐसे मान दिया है कि ये हमारा एक पूरा सिलेंडर था, मान लो इस तरीके से ऐसे मानना है कि क्यू इसके ठीक सेंटर पे आ जाए। और अब मुझे पता है ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो पहले हम टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स, ज्योमेट्री डजंट मैटर। लेकिन हम देख रहे हैं ये ज्योमेट्री तो पूरी थी नहीं, ये ज्योमेट्री तो बिल्कुल हाफ थी। तो जब पूरे से निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस ज्योमेट्री से जो ज्योमेट्री हमको दी हुई थी, इस ज्योमेट्री से निकलने वाला फ्लक्स जस्ट हाफ ऑफ दिस वैल्यू। सो फ्लक्स
through given geometry is equal to half of total. This will be our answer. Okay, again एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ये दिया हुआ है हमारे पास, एक स्फेयर दिया हुआ है एंड ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर. हमने स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और स्फेयर के रेडियस है हमारे पास R. एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन CBSE पूछ चुका है. तो हमारे पास एक स्फेयर Q, एक स्फेयर हमारे पास दिया हुआ है, उसका सेंटर पे हमने चार्ज Q रखा हुआ है, R इसकी रेडियस है एंड द गिवन इफ द स्फेयर स्टार्ट एक्सपेंडिंग, ये स्फेयर धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है. अगर ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है देन व्हाट विल बी द फ्लक्स, या व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस. स्फेयर एक्सपेंड हो रहा है, हमने फ्लक्स का चेंज बोलना है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम जानते हैं वी नो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा. सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर. ए इज इक्वल टू स्फेयर के लिए 4 पाई R स्क्वायर एंड cos थीटा ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू अगेन 0 डिग्री. सो 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू अगेन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. हमारे एक्सप्रेशन में क्योंकि R नहीं है, एक्सपेंड हो रहा है, वेदर इट इज एक्सपेंडिंग वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, R चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है. पर हमारे एक्सप्रेशन में तो रेडियस है ही नहीं, रेडियस कैंसिल आउट हो गई है. अगर रेडियस कैंसिल आउट हो गई है तो इसका मतलब फ्लक्स सेम रहेगा. तो फ्लक्स रिमेन्स सेम. ओके, इसका थोड़ा सा हम लोग फिजिकली देखते हैं कि ये हो क्या रहा है. एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ना चाहिए था लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है. तो फ्लक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं. ये हमारा पहले का एरिया है, ये हमारा बाद का एरिया. मान लो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड. बाद का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगा. तो हम देख रहे हैं एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास हैं, एरिया भले ही कम है, यहाँ पर एरिया कम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास हैं और हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. यानी कि ए अगर कम तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा. इस वाले केस में क्या हो रहा है, एरिया तो बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीजिंग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो गया है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक. तो यहाँ एरिया बढ़ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एरिया डिक्रीज हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, या एरिया इंक्रीज हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. हमें वी आर नॉट कंसर्निंग विद द एरिया एंड वी आर नॉट concerning with the electric field, we are concerning with the product of these two. So the product is flux phi is equal to E multiplied by area. एक बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है. यहाँ एरिया बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. Product remains same. So the flux remain same. The point is that कोई भी ज्योमेट्री अगर बढ़ रही है, ज्योमेट्री अगर घट रही है, ज्योमेट्री का साइज बढ़ रहा है, ज्योमेट्री का साइज घट रहा है, अगर उसके अंदर का चार्ज
सेम है, अगर अंदर का चार्ज नहीं चेंज हुआ है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स रिमेन्स सेम। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।